हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के पीजीटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम में, एनवीएस, केवीएस और डिफरेंट स्टेट्स के जो पीजीटी एग्जाम हुए हैं उन क्वेश्चंस पेपर में से मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं जिनको मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ओके, तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है उच्च स्तरीय प्रबंध में सम्मिलित हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंध में सम्मिलित होता है अध्यक्ष एवं संचालक मंडल, प्रबंध संचालक और उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, एक होता है अपर लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लोअर लेवल। तो अपर लेवल मैनेजमेंट में अध्यक्ष एवं संचालक मंडल और प्रबंध संचालक ये सारे लोग शामिल होते हैं। इस कारण से हमारा जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और लिखा हुआ है कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन का कार्य किया जाता है निम्न स्तरीय प्रबंध के द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंध के द्वारा, उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है निम्न स्तरीय प्रबंध के द्वारा। इसे फोरमैनशिप या पर्यवेक्षण प्रबंध भी कहते हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी के प्रबंधक शामिल होते हैं। तो जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं किसके द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, उन कार्यों का निरीक्षण किया जाता है निम्न स्तरीय प्रबंध के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्यापारिक संगठन के प्रारूप हैं। निम्न में से व्यापारिक संगठन के कौन कौन से प्रारूप हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। साझेदारी, एकल व्यवसाय, कंपनी, उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापारिक संगठन के प्रारूप में साझेदारी भी है, एकल व्यवसाय भी है और कंपनी भी है। इस कारण से हमारा आंसर होगा उपर्युक्त सभी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है वसूली खाता होता है। वसूली खाता नामात्र का खाता, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, उचंत खाता। तो वसूली खाता एक नामात्र का खाता होता है जिसे साझेदारी के किस पर बनाया जाता है, समापन पर बनाया जाता है। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है तो उस समय पर इस खाते को बनाया जाता है। इस खाते में समस्त संपत्तियों और दायित्वों को ट्रांसफर करके उनका रियलाइजेशन मतलब एसेट से कितना पैसा मिल रहा है और जितना पैसा एसेट से मिलता है उससे लायबिलिटीज को क्या कर दिया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है। तो उस समय पर जो खाता खोला जाता है उसे बोलते हैं वसूली खाता, और वसूली खाता होता है नाममात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट नंबर है व्यापारिक कार्यालय का प्रमुख कार्य है। मतलब जो कार्यालय है उस कार्यालय का प्रमुख कार्य क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कर्मचारियों के वेतन आदि की गणना करना, सेकंड ऑप्शन है। पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, रिकॉर्डों को व पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्यालय का कार्य होता है कि व्यापार से संबंधित विभिन्न रिकॉर्ड जो हैं उन रिकॉर्डों को, और जो पत्र हैं, लेटर्स जो हैं जिनका कम्युनिकेशन एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में होता है, भविष्य की उपयोगिता के लिए या भविष्य के उपयोग के लिए उन्हें क्या रखना, सुरक्षित रखना। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना था। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, 1930, 1950, 1956। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में पारित हुआ और लागू हुआ। इसी तरह से यहाँ लिखा है 1956। तो इंडियन कंपनी एक्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 था, लेकिन इसे अब 2013 से क्या कर दिया गया है, प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो वर्तमान में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 7 रहतिये का मूल्यांकन मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन, रहतिये का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है। नंबर 1 बाजार मूल्य, नंबर 2 लागत मूल्य, नंबर 3 लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो वो, और 4th नंबर लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो अधिक हो वो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो भी क्या होगी, लेसर देन होगी, कम होगी, उस पर रहतिये का स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। डबल एंट्री सिस्टम कहां से आरंभ हुई।
इटली से, फ्रांस से, इंडिया से, इनमें से कोई नहीं। तो दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत हुई है कहाँ से? इटली से। और ये प्रणाली 1494 में एक पुस्तक में इससे संबंधित कुछ लेख प्रकाशित हुए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी एक संगठन में आंतरिक अंकेक्षण नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, सरकार के द्वारा, अंशधारियों के द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा। ओके, तो आंसर है हमारा किसके द्वारा? अंशधारियों के द्वारा। मतलब संगठन में आंतरिक अंकेक्षक जो कि संगठन में कार्य किस तरह से हो रहा है उसकी जांच करते हैं, तो उनकी नियुक्ति की जाती है। यह अंशधारी लिखा है, यहां पर आप संचालक मंडल के द्वारा, है ना, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ओके, तो अंशधारी नहीं, यहां पर होगा संचालक मंडल के द्वारा आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ओके, सेकंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेपो दर वह दर है जिस पर, रेपो रेट इज द रेट, ये पूछ रहा है। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से धन लेती है। सेकंड नंबर, बैंकों द्वारा आरबीआई से धन लिया जाता है। थर्ड नंबर, सरकार द्वारा आरबीआई से धन लिया जाता है। फोर्थ नंबर, बैंक एक दूसरे से धन लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मॉनेटरी टूल्स हैं, उन मॉनेटरी टूल्स में एक टूल है क्या? रेपो रेट। ओके, तो रेपो रेट एक रेट होती है जिस पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए किससे पैसा उधार करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बी, बैंकों द्वारा आरबीआई से धन उधार लिया जाता है, मतलब ऋण लिया जाता है, और ऋण होता है ये कैसे? शॉर्ट टर्म के लिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पूंजी खाता है द कैपिटल अकाउंट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो होता है एक पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है? द्विपक्षीय अवधारणा, भौतिक अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा और एक रूपता की अवधारणा। तो पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों में समस्त सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है। ओके, तो ये होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था? मतलब डबल एंट्री सिस्टम के जो कंसेप्ट हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको पहली बार किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल, लुकास पेसियोली, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्यूल। सो बी इज द करेक्ट। इटली के लुकास पेसियोली के द्वारा उन सिद्धांतों को पहली बार प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में जेम्स कीन्स की सलाह पर स्थापित किया गया था। इंडिपेंडेंट के बाद 1955 में गोरवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके कर दिया गया क्या? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। ठीक है, तो एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं, ना कि बेचने के लिए, कहलाती हैं। मतलब ऐसे एसेट्स जो कि व्यापार की प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, उन एसेट्स को क्या कहा जाता है? चालू संपत्तियां, क्षयशील संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां। तो इस तरह की संपत्तियां होती हैं फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्तियां। सो सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अंशधारियों अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है जिन्हें कंपनी के संचालकों को निर्गमित किया जाता है, कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को जारी किया जाता है, कंपनी के विक्रेताओं को निर्गमित किया जाता है, कंपनी के प्रवर्तकों को निर्गमित किए जाते हैं। तो ये होता है राइट इशू। ओके, तो राइट इशू में क्या होता है? जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं
उन शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करती है, शेयर्स को ऑफर करती है। तो इस कारण से बी मतलब जो कंपनी के विद्यमान एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स क्या किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। तो बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्वदत्त किराया यदि तलपट में दिया है तो इसे दिखाया जाएगा। मतलब अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई भी है, जैसे यहाँ किराया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इफ कहाँ आ जाता है, तलपट में आ जाता है, तो इसे हम शो करेंगे या इसका रिकॉर्ड होगा लाभानी खाते में, व्यापार खाते में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सारे के सारे बिजनेस के लिए क्या होंगे, असेट होंगे। ओके, और इफ यदि ये कहाँ आ जाता है, तलपट में आ जाता है, तो इसे दिखाएंगे हम कहाँ, चिट्ठे में दिखाएंगे। अब ये एसेट है और दिखाएंगे कहाँ, चिट्ठे में। तो डी इज द करेक्ट, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक के होते हैं, या निम्न में से कौन से कार्य केंद्रीय बैंक के हैं? साख नियंत्रण करना, पत्र मुद्रा जारी करना, व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण करना, उपरोक्त सभी। साख नियंत्रण मतलब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बैंक के माध्यम से मार्केट की क्या कंट्रोल करती है, लिक्विडिटी। ओके, तो लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को देख करके काम होता है। पत्र मुद्रा मतलब इशू ऑफ करेंसी, ये भी कार्य है, ये भी कार्य है। व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो ये भी कार्य है। इस तरह से उपरोक्त सभी कार्य किसके होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होंगे। डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक्स तथा वाई के अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो एक्स और वाई की थ्योरी दी डगलस मैकग्रेगर ने, जिसमें कहा एक्स थ्योरी में ऐसे एम्प्लॉय आते हैं कंपनी के जो कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, वाई थ्योरी में ऐसे एम्प्लॉय आते हैं जो कार्य करना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए? जोखिम वहन करना, नवाचार, पहल करना और उपरोक्त सभी। ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट, मतलब वो रिस्क ले, जो नवाचार मतलब जो नई नई चीजें हो रही हैं उनको वो एक्सेप्ट करे और साथ साथ में वो क्या करे, पहल करे। डी इज द करेक्ट। लिखा हुआ है एक साझेदारी फर्म में वसूली खाता तैयार किया जाता है साझेदार की मृत्यु पर, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, साझेदार के प्रवेश के समय, फर्म के विघटन पर। तो जब फर्म समाप्त हो रही है तो उस समय पर जो खाता तैयार किया जाता है वो होता है वसूली खाता। इसका मैं डिस्कशन आपसे पहले क्वेश्चंस में कर चुका हूं। व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है साझेदारी, सहकारी उपक्रम, एकाकी व्यापार, संयुक्त पूंजी कंपनी। तो सबसे पुराना स्वरूप है सिंगल प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यापार। सी इज द करेक्ट। यदि चालू अनुपात 2.4:1 है और चालू दायित्व दिए हैं 20,000, तो चालू संपत्ति की राशि क्या होगी? देखिए 2.4:1 क्या है, ये करंट रेशियो है। चलिए ठीक है, तो 2.4 है एसेट और 1 है क्या, लाइबिलिटीज। 1 के इक्वल टू दिया है कितना, 20,000। तो जब 1 के इक्वल टू 20,000 है तो 2.4 के इक्वल टू कितना होगा, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 48,000। ओके, तो ये 48,000 कहाँ है, ए ऑप्शन में। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक सार्वजनिक कंपनी में यहां होना चाहिए अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है अंशों के अंकित मूल्य तक, अंशों के चुकता मूल्य तक, अंशों के बाजार मूल्य तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंशों के अंकित मूल्य तक क्या होगा, उसका दायित्व सीमित होगा। जैसे कोई एक शेयर होल्डर है ए और उसने 100 शेयर परचेज किए हैं और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपीज का है, तो इस तरह से उसके कितने रुपए लगे हुए हैं, 1000 रुपीज लगे हुए हैं।
यदि कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उसका 1,000 रुपये डूब जाएगा। ए की पर्सनल एसेट पर कंपनी किसी तरह का कोई क्लेम नहीं कर सकती है लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए पंजीयन, मतलब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है उसके लिए पंजीयन ऐच्छिक है, अनिवार्य है। निजी कंपनी के लिए अनिवार्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, अनिवार्य। तो बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है सरकार के प्रति, ग्राहकों के प्रति, स्वयं के प्रति और सभी के प्रति। ओके, तो इसका आंसर होगा सभी के प्रति। उसका सामाजिक जो सोशल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी के लिए है। तो ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी पीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं कॉमर्स के, या तो केवीएस में, या तो एनवीएस में, या किसी स्टेट के पीजीटी एग्जाम में। ओके, ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा आपके साथ में। मैं डेली 25 क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अभी जैसे आप जानते हैं यूपी में पीजीटी और टीजीटी का एग्जाम है, और साथ साथ में एकलव्य स्कूल्स की जो वैकेंसी आई हुई है उनका भी एग्जाम है। तो उनको ही देख करके मैं आपके साथ अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिस्कस कर रहा हूँ, एमसीक्यू। मैं अभी कोई टॉपिक डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसका मतलब मेरा मतलब ही ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू दे करके प्रैक्टिस करा दी जाए, क्योंकि एग्जाम हमारा 1 डे एग्जाम है और उस एग्जाम में हमें क्या मिलने हैं, एमसीक्यूज ही मिलने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।